हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान को हम देखेंगे। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में होता है। परंतु दोस्तों, सारे वाक्यों में ता, ते, ती लगा रहे तो सारे वाक्यों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सामान्य नियम से अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को जानते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस वाक्य को हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी वाक्य को अगर आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ता हूँ, वर्ब कौन पढ़ता हूँ? मैं। क्या पढ़ता हूँ? अंग्रेजी। अब इस सेंटेंस से यह भाव व्यक्त हो रहा है कि कोई काम वर्तमान काल में होता है, अर्थात इसे अगर हम अनुवाद करेंगे सिंपल साधारण नियम से अनुवाद करेंगे। अर्थात इसका नियम से अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रूल कर रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो अब यहाँ पर वर्ब 1 होगा कि वर्ब 5 होगा, इस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों देखिए, सारे वर्ब पहली अवस्था में प्लूरल होता है और पांचवी अवस्था में क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर समझना है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो यहाँ पर दूसरे नियम से यह भी समझना है कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर हो, जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, तो उसके साथ वर्ब 5 और अन्य के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई है तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो आई के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब 1, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो आई रीड। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। मैं कार चलाने जानता हूँ। दोस्तों, इसमें भी आया है ता हूँ, लेकिन क्या यह ता हूँ जो है लगा हुआ है? लेकिन इसे देखिए तो मैं कार चलाने जानता हूँ, इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है कि मुझे कार चलाने का जानकारी है, मुझे कार चलाने का ज्ञान है, कार चलाने का नॉलेज है। तो जब सब्जेक्ट के पास किसी काम को करने का जानकारी हो तो वैसे वाक्यों में हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। इस तरह से दोस्तों हम अनुवाद करेंगे, जैसे लता चाय बनाने जानती है इत्यादि। तो इस तरह का इस सारे सेंटेंस को हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। अभी सिर्फ यह बताना हम चाहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिर्फ ता है, ती है पहचान से अगर हम सेंटेंस को बनाए तो वह सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। अब अगला वाक्य है राजू अंग्रेजी बोल लेता है। अब इस वाक्य में देखिए तो ता है लगा हुआ है, लेकिन भाव क्या व्यक्त हो रहा है कि राजू अंग्रेजी बोल लेता है, अर्थात राजू के पास क्या है? एबिलिटी है, क्षमता है। ठीक है, तो जब अगर सब्जेक्ट के पास किसी काम को करने की अगर क्षमता का भाव व्यक्त हो, उसकी योग्यता का भाव व्यक्त हो, एबिलिटी को शो करे, तो ऐसे वाक्यों में एबल टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एबल टू से हम उसकी क्षमता को दिखलाते हैं। तो इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजू इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। राजू इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। अब है अगला वाक्य है मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ता रहता है। अब इस वाक्य में भी देखिए लगा हुआ है ता है, लेकिन इस वाक्य से क्या भाव व्यक्त हो रहा है? तो सब्जेक्ट मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ता रहता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है कि इस वाक्य में यह भाव व्यक्त हो रहा है कि काम का कंटिन्यूटी दिखलाया जा रहा है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है। तो अगर काम का कंटिन्यूटी अगर वर्तमान काल में दिखला रहा हो तो वैसे वाक्यों में गो ऑन, गोज ऑन या कीप्स का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड goes on
रीडिंग इंग्लिश। माय फ्रेंड गोज ऑन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए गोज ऑन, और अगर प्लूरल होता तो गो ऑन या कीप्स का प्रयोग हम करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से कुछ और वाक्य को देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है राजू अपने दोस्तों के बीच चॉकलेट बांटता है। इसमें भी हम सब्जेक्ट वर्ब खोज के बनाएंगे। बांटता है वर्ब, कौन बांटता है? राजू। क्या बांटता है? चॉकलेट। ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने दोस्तों के बीच, यह एडजंक्ट है क्योंकि के बीच क्या है? प्रीपोजिशन, और दोस्त क्या है? नाउन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक एडजंक्ट बोलेंगे। अब इसे अनुवाद कर दीजिए, क्या हो जाएगा? राजू। सब्जेक्ट लिख दिए। अब राजू सब्जेक्ट है सिंगुलर, तब वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो राजू डिस्ट्रीब्यूट्स, सब्जेक्ट वर्ब लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे चॉकलेट्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख दिए। अब क्या लिखना है हमको? एडजंक्ट। याद रखना है कि एडजंक्ट को अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन पर ध्यान देंगे। के बीच का पहले अंग्रेजी लिखेंगे among his, दोस्तों हैं, फ्रेंड्स, यानी राजू डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट्स among his फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोस्तों अनुवाद करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे भीख मांगता है वर्ब। कौन भीख मांगता है? भिखारी। कहाँ भीख मांगता है? दरवाजे, दरवाजे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी अपने बच्चों के साथ, इसको भी हम एडजंक्ट बोलेंगे क्योंकि बच्चों नाउन, अब के साथ प्रीपोजिशन। अब बनाएंगे इसको, क्या बनेगा? द बेगर बेक्स। अब कहाँ मांगता है? दरवाजे, दरवाजे, यानी दरवाजे, दरवाजे से। द बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब क्या है? एडजंक्ट। एडजंक्ट लिखने के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन तो के साथ का अंग्रेजी पहले लिखेंगे विथ हिज चिल्ड्रेन। तो इस तरह से दोस्तों इसको अनुवाद कर लीजिए। अब इसमें अगला वाक्य देखिए राम बाबू एक पेड़ के नीचे विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं वर्ब हो गया। कौन पढ़ाते हैं? राम बाबू। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। किसे पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को। एक पेड़ के नीचे, या क्या है? एडजंक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर पेड़ नाउन और के नीचे प्रीपोजिशन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वाक्य में दू गो क्या गया? तो ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब कोई वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको कैसे पहचानेंगे। क्या से अगर वर्ब में क्या लगा के प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट, और किसी या किसको से मिलेगा उसे इनडायरेक्ट। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो क्या से अगर मिल रहा तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को। किसे या किसको से मिलेगा तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मिल गया। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? राम बाबू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, वर्ब 5 करेंगे टीचेज। अब यहाँ पर समझना है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट को लाएंगे कि इनडायरेक्ट को लाएंगे, यानी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसको लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका नियम है इनडायरेक्ट को लाने के लिए, लेकिन यदि हम चाहें तो इसको हम डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को भी पहले ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दोनों नियम से समझते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को लाएंगे। तो राम बाबू टीचेज क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। राम बाबू स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा टीचेज स्टूडेंट्स इंग्लिश। इंग्लिश यानी अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, और यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट ला दिए। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला दिया और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला दिए। यह क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम? अब जो बचा हुआ है एडजंक्ट उसको अनुवाद करेंगे। यहाँ पर है एक पेड़ के नीचे, तो अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री, इसको भी अनुवाद कर दिए। ये क्या हो गया? ये एडजंक्ट हो गया। अब दोस्तों यदि हम चाहें तो इसको हम दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। इसको बनाएंगे दूसरा नियम से तो क्या होगा? राम बाबू टीचेज। अब यहां पर समझना है कि हम डायरेक्ट को पहले लाते हैं। टीचेज इंग्लिश, यहां पर डायरेक्ट को ले लाए।
अब इनडायरेक्ट को अगर हम बाद में स्थान देंगे तो इसके लिए प्रीपोजिशन टू को स्थान दिया जाता है। इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एडजंक्ट को स्थान दे देंगे, ये हो जाएगा अंडर अ ट्री। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों अब हम निगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझना है डू नॉट और डज नॉट को। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे डज नॉट, और सब्जेक्ट यदि प्लुरल हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डू नॉट। वर्ब हमेशा इसमें वन रहेंगे क्योंकि डू और डज यहाँ पर डू क्या है वर्ब वन है और डज क्या है वर्ब फाइव है। तो डू डज का प्रयोग अगर यहाँ हो चुका है तो आने वाला सारा वर्ब वन रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ दोनों वाक्यों को अनुवाद करके देखते हैं। तो देखिए इसमें खोजेंगे तो जाता है वर्ब, कौन जाता है तो मेरा दोस्त। लेकिन यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, हम एक साथ भी कह सकते हैं कि नहीं जाता है वर्ब, कौन नहीं जाता है तो मेरा दोस्त। कहाँ नहीं जाता है तो विद्यालय। ऑब्जेक्ट हो गया समय पर, तो इसको पहले भी बता चुके हैं कि समय क्या है नाउन और पर क्या है प्रीपोजिशन। एक नाउन और एक प्रीपोजिशन एक साथ आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एडजंक्ट। अब इसको अनुवाद करिए, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा तो क्या होगा यहाँ पर डज नॉट। माई फ्रेंड डज नॉट, इसके बाद वर्ब वन आएगा, वर्ब यहाँ पर क्या है जाना, गो टू स्कूल। अब इसके बाद एडजंक्ट अनुवाद करना है। एडजंक्ट अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन को स्थान देंगे तो क्या होगा ऑन टाइम। तो इस तरह से वाक्य अनुवाद करेंगे। इसमें भी देख लेते हैं, नहीं जाते हैं वर्ब, कौन नहीं जाते हैं तो मैं तुम और वह। सब्जेक्ट इसमें तीनों होगा, मैं तुम और वह, तीनों पर्सन का होगा। कहाँ नहीं जाते हैं रांची। ऑब्जेक्ट हो गया। अब बस से हम पहले बता चुके हैं कि बस नाउन और से प्रीपोजिशन अगर एक साथ आए तो यह क्या हो जाएगा एडजंक्ट। उच्च शिक्षा के लिए आपको बताया गया है कि पर्पस के बारे में कि जब कोई वाक्य में अगर के लिए लगा हुआ है तो वह उद्देश्य वाले वाक्य होते हैं। और के लिए के ठीक पहले नाउन आया होगा तो नाउन बोला, और के लिए के ठीक पहले वर्ब आया हो तो वर्ब बोला। देखिए तो के लिए के ठीक पहले उच्च शिक्षा आया है अर्थात यह क्या है तो नाउन पर्पस। ठीक है दोस्तों, अब इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर समझना क्या है कि अगर कोई पर्सन एक सीक्वेंस में आए, अगर नाउन एक सीक्वेंस में होता है जैसे राम श्याम और मोहन, तो उसको नाउन को हम एक ही सीक्वेंस में लिखेंगे राम श्याम मोहन। लेकिन जब अगर कोई पर्सन एक सीक्वेंस में हो तो उसमें 231 का नियम लागू करेंगे। 231 का मतलब है, टू का मतलब है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इसमें क्या हो जाएगा यू। इसके बाद तीन का मतलब है, थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा ही एंड आई। ठीक है दोस्तों, यू ही एंड आई। अब इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर प्लुरल हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे डू नॉट। इसके बाद डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जाना तो गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है तो रांची तो टू रांची। इसके बाद क्या करेंगे दाएं से बाएं चलेंगे, बाई बांस। इसके बाद नाउन लग से तो फोर लगाएंगे और वर्ब वाला होता तो टू, बाई बांस फॉर हायर एजुकेशन। तो दोस्तों इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करेंगे। अब निगेटिव के बाद हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखना है। तो दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको बताया गया था कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरा को बोलते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH का होता है WH क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब इसे हम अनुवाद करेंगे।
तो जो यस नो क्वेश्चन होता है उसकी शुरुआत क्या से होती है। तो देखिए, तो क्या बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो यहाँ पर समझना है कि ये भी वर्ब है, ये वर्ब 1 हुआ और ये वर्ब 5 हुआ। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा? डू। डू चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन सब्जेक्ट लिख दिए। अब वर्ब क्या है? पसंद करना, लाइक, वर्ब लिख दिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मिठाई, तो हो जाएगा स्वीट्स, और लास्ट में क्वेश्चन। यानी क्या बच्चे मिठाई पसंद करते हैं? डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। अब दूसरा बात को देखिए, क्या तुम्हारा दोस्त गरीबों को ठगता है? ठगता है वर्ब, कौन ठगता है? तुम्हारा दोस्त। किसे? गरीबों को। अब तुम्हारा दोस्त यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या होगा? डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड। अब ठगना का अंग्रेजी क्या होता है? चीट द पुअर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यह दोनों वाक्य जो है यस नो का हमारा बन गया। अब बनाएंगे हम WH। WH का रूल इसमें लागू होगा। आप किसके साथ रहते हैं? रहते हैं वर्ब हो गया। कौन रहते हैं? आप। अब जो किसके साथ जो है, तो किसके साथ प्रश्न पूछे जाने के बाद यह WH हुआ किसके। तो अब यहाँ पर समझना है कि WH में अगर के साथ प्रीपोजिशन आया है, तो जब भी कोई WH में अगर कोई प्रीपोजिशन आया है तो इस प्रीपोजिशन का स्थान या तो हम वाक्य के शुरू में देंगे, अर्थात के साथ का अंग्रेजी हम विथ लिख देंगे, या तो वाक्य के शुरू में देंगे या तो वाक्य के अंत में देंगे। तो विथ के बाद रूल क्या कर रहा है कि WH लिखिए, तो सब्जेक्ट पहले आया, WH में आया है के साथ, इसके लिए हम यहाँ पर लगा दिए विथ। अब इसके बाद WH वर्ड लिखने के लिए कह रहा है रूल, तो यहाँ WH हो जाएगा किसका है, तो क्या हो जाएगा? हुम, यानी विथ हुम। इसके बाद डू या डज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर आप है तो क्या हो जाएगा? डू। इसके बाद सब्जेक्ट आपका लिख देंगे यू। इसके बाद क्या करेंगे? तो वर्ब लिखेंगे लिव। इसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। यदि आप चाहे तो इसको दूसरे नेम से बना सकते हैं, हुम डू यू लिव विथ, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। कोरोना वायरस के मरीज गढ़वा में कहाँ रहते हैं? रहते हैं वर्ब, कौन रहते हैं? कोरोना वायरस के मरीज। अब यहाँ पर देखिएगा यह पॉजिटिव केस में है, कोरोना वायरस के मरीज कहाँ रहते हैं? गढ़वा में। ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, कहाँ? ये WH है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले WH लिखेंगे, वेयर डू द पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ पर पॉजिटिव केस में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वेयर डू द पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस लीव रहते हैं, लीव एट गढ़वा। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस समझ देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव केस में आ गया। अब यहाँ पर वेयर डू द पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस लिव एट गढ़वा। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को अनुवाद करेंगे, और जो इसमें खास नियम का प्रयोग हम लोगों ने सीखा, इसको अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। थैंक यू।